आज पढ़ते हैं हम मैकेनिकल एनालिसिस। इसी को हम ग्रेनुलोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। एक ही चीज़ के कई कई नाम होते हैं। मैं सारे ऑप्शंस बताऊंगा कि कितने नाम हो सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लें, ये होता क्या है। फिर इसके बाद में इसके पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी, और उसके बाद में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, और आखिरी में इंटरप्रिटेशन। इस तरफ आ जाओ, यहाँ से शायद बेहतर दिखेगा। वहाँ से दिख रहा साहब? ठीक। तो ये जो अपना टॉपिक है मैकेनिकल एनालिसिस, इसी को हम कहते हैं ग्रेनुलोमेट्रिक एनालिसिस। तो पहले ये हम समझ लें कि जो सेडिमेंट्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, है ना, वो दो तरह की। तो जो एनालिसिस हम क्लास्टिक सेडिमेंट्स में करते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। इसी को हम कहते हैं ग्रेनुलोमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेनुलो मतलब साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसी के पैरेलल चूंकि दूसरी तरह की रॉक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन क्लास्टिक रॉक्स, राइट। तो जो एनालिसिस हम क्लास्टिक रॉक्स में करते हैं या क्लास्टिक सेडिमेंट्स में करते हैं उसको तो हम कहते हैं ग्रेनुलोमेट्रिक एनालिसिस। और उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर जो एनालिसिस है उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू एनालिसिस। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा शुरू में ले लूं कि जो सेडिमेंट्स हैं वो दो तरह के हो गए। एक क्लास्टिक, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, और दूसरे नॉन क्लास्टिक। जो क्लास्टिक हैं इन्हीं को हम एक्सोजेनेटिक भी कहते हैं। मैं बहुत सारे नाम बता दूंगा। इसी को हम एक्स्ट्रा बेसाइनल कहते हैं, इसी को हम एलोजेनिक कहते हैं। इन सब का अर्थ एक ही है। तो मैं सबकी परिभाषा ही बता दूं क्या क्यों कहते हैं, अलग अलग नाम क्यों हैं। और जो दूसरी तरफ हैं जिनको हम पॉपुलर भाषा में, आम भाषा में, सामान्य भाषा में जिनको हम नॉन क्लास्टिक कहते हैं, उन्हीं को हम एंडोजेनेटिक भी कहते हैं, उन्हीं को हम इंट्राबेसाइनल कहते हैं, और इन्हीं को हम आर्थीजेनिक भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं बहुत सारे क्या कहते हैं सिनोनिमस शब्द जानते हैं ना, समानार्थी शब्द। तो एक ही चीज़ के कितने कितने नाम हो सकते हैं। तो ये ना हो कि परीक्षा में एलोजेनिक शब्द आ जाए तो हम नहीं जानते, है ना, या आर्थीजेनिक आ गया तो टर्म वही है, अर्थ वही है, लेकिन कई अर्थ हैं। तो जो सेडिमेंट्स हैं, और सेडिमेंट्स क्या है, व्हाट आर सेडिमेंट्स? भूल गए। चलिए मैं नोट कर लिया, मैं मिटा दूं। मैं फिर से पीछे चलूं ताकि मैं बता सकूं सेडिमेंट्स क्या है, राइट। तो फर्ज करिए ये जो अर्थ सरफेस पर जो सबसे पहली चट्टानें बनी होंगी वो कौन सी थी? प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स कहते हैं हम, वो मोस्टली इग्नियस थी, है ना। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इस पर होगा नेचर का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव होगा ना। सरफेस में एक्सपोज हैं, लाखों सालों तक एक्सपोज हैं, तो जाहिर है इनका क्या होगा, डेनुडेशन।
क्या होगा इनका डेनुडेशन। डेनुडेशन क्या होता है? डेनुडेशन दो तरह का, एक को हम कहते हैं वेदरिंग और दूसरे को हम कहते हैं इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन का जो सम्मिलित प्रभाव है, जो चट्टाने सरफेस पर, भू सतह पर, ये बंद कर दो बेटा दरवाजा। तो जो चट्टाने सरफेस पर एक्सपोज हैं, जिन्हें हम आउटक्रॉप्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम उनको? आउटक्रॉप्स। तो जाहिर है इस पर बरसात भी होगी तो फिर ठंड भी होगी, तो दरारें भी होंगी, तो पानी भरेगा, तो पानी बर्फ बनेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दरारें चौड़ी होंगी, तो क्या होगा? टूट फूट होगी। क्या होगा? ब्रेक डाउन, राइट। इसी ब्रेक डाउन को यदि वो फिजिकल तौर पर हो रहा है तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, और यदि उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो हम उसको केमिकल वेदरिंग कह रहे हैं। और उसमें पेड़ों की जड़ें हैं, जड़ें बढ़ी रही हैं, मोटी हो रही हैं, तो भी टूट फूट हो रही है, उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो कुल मिला के चट्टानें जो सरफेस पर एक्सपोज हैं, उनका टूट फूट होना, उनका ब्रेक डाउन होना, राइट, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग के कारण हो या केमिकल वेदरिंग के कारण हो या बायोलॉजिकल के कारण हो, तो जाहिर है ये जो चट्टानें हैं जो सरफेस पे एक्सपोज थी, तो इनका क्या बनेगा? ये मलबा बनेगा, है ना, खंड खंड होंगे ना, फ्रेगमेंटेड मटेरियल, चट्टानें टूटेंगी ना। तो ये जो सॉलिड मटेरियल है, ये जो सॉलिड मटेरियल है, इसी को हम कहते हैं सेडिमेंट, और इसी को हम कहते हैं डेट्राइटस, इसी को हम कहते हैं डेब्री। ठीक है, एक ही चीज के तीन नाम है। उसी को हम सेडिमेंट कहते हैं, उसी को हम डेट्राइटस कहते हैं, और उसी को हम डेब्री कहते हैं। यदि कोई मकान टूटता है, कोई मलबा, आजकल तो बुलडोजर का ज़माना चल रहा है, तो वो जो कोई चीज़ टूट फूट के बाद में जो हम मलबा पड़ा रहता है, उस मलबे को हम कहते हैं डेब्री। न केवल जियोलॉजिकल भाषा में, आम भाषा में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डेब्री में एस को हम प्रोनाउंस नहीं करते, DEBRI होता है, पर बोलते हैं हम उसको डेब्री, राइट। अब इसको उल्टा चलिए, ये कैसा मटेरियल है? कैसा मटेरियल है? ये सॉलिड मटेरियल है, राइट। तो ये जो सॉलिड मटेरियल है, जो कहाँ से आया है? जो चट्टानें जमीन पर पहले से मौजूद थी, तो इन चट्टानों को हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको? प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, पूर्ववर्ती चट्टानें। तो सेडिमेंट्स यानी ये मलबा के अस्तित्व में आने से पहले जो पूर्ववर्ती चट्टानें थी, वो चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंट्री खुद क्यों ना हो, हम इन जनरल क्या कहते हैं? हम उनको प्री एग्जिस्टिंग रॉक, बजाय ये कहने कि वो प्राइमरी हो कि या सेकेंडरी हैं कि मेटामॉर्फिक है, ये शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। तो जहाँ से वो मलबा आया है, वो सारा का सारा जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो प्री एग्जिस्टिंग है। प्री क्यों? ये जो एग्जिस्टेंस में आया, ये जो अस्तित्व में आया है, इससे पहले जो कुछ भी था वो सब प्री है। प्री है ना पहले। तो सेडिमेंट के अस्तित्व में आने से पहले जो कुछ भी था, जहाँ से वो डेराइव हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, तो ये सॉलिड मटेरियल कहाँ बना है? ये अर्थ सरफेस पर, जमीन के नीचे तो बनता ही नहीं है। वेदरिंग तो सरफेस पे ही होगी, डेनुडेशन तो सरफेस पे ही होगा। मैं सब बताता हूँ डेनुडेशन अर्थ क्या है। तो ये जो सॉलिड, अब मैं परिभाषा बता रहा हूँ किस तरह से सरल परिभाषा होती है। अ सॉलिड मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस, पहले सुन लो, रटने की जरूरत नहीं है। अ सॉलिड मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस derived from some pre-existing source, किसी जो पूर्ववर्ती स्रोत से जो डेराइव हुआ है। जानते डेराइव होना, डेरिवेशन, व्युत्पन्न होना। उत्पन्न होना अलग बात है, व्युत्पन्न होना, हिंदी शुद्ध हिंदी में व्युत्पन्न है डेरिवेशन। तो सॉलिड मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस derived from some pre-existing source through various denudational processes is called a sediment। तो भू सतह पर किसी पूर्ववर्ती चट्टानों के से व्युत्पन्न ठोस पदार्थ जो डेनुडेशन प्रक्रियाओं का उत्पाद है, जो विच इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस डेनुडेशनल प्रोसेसेस। अब ये जो डेनुडेशनल है, इसको हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन, ये कुछ गड़बड़ हुआ है।
इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, डेनुडेशन का अर्थ क्या है, अनाच्छादन। तो यदि अना है हिंदी में तो आच्छादन भी होगा। अंग्रेजी में हम बनाते हैं ना इन, अन, नॉन लगा के एंटोनिम बनाते हैं, वैसे हिंदी में अन, अना लगा के हम बनाते हैं। तो अनाच्छादन है तो आच्छादन भी होगा। तो आच्छादन का मतलब होता है ढकना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ढकना। जो झोंपड़ पट्टी बनाते हैं उस पर हम छत डाल देते हैं, चाहे घास फूस की या सीमेंट की, तो हमने क्या कर दिया, दीवारों को हमने आच्छादित कर दिया। तो हमने ये ऊपर के हटा दिया, है ना। चट्टानें जो हैं, जो आच्छादित हैं, जो अर्थ सरफेस है ये आच्छादित है, चट्टानों से ढकी हुई है, राइट। तो जो सरफेस एक्सपोज होंगी प्रकृति के मार इस पर ज़्यादा पड़ेगी, ना कि मैदानी क्षेत्रों पर, राइट। तो ये टूट फूट होगी तो क्या होगा, ये जो इतनी ऊंचाई थी अब यहाँ का मलबा सेडिमेंट्स बह जाएंगे तो इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी हो जाएगी। क्या हो रहा है, ये अनाच्छादन हो रहा है। तो आच्छादन का मतलब ढकना, अनाच्छादन का मतलब हटना उसका, राइट। तो सेडिमेंट के जो 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 चट्टानें ऊंची हैं, पहाड़ी है और वो प्रकृति की मार पड़ रही है तो उसकी टूट फूट होगी, तो जाहिर है इसकी ऊंचाई क्रम से कम होती जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये अनाच्छादन हो रहा है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डेनुडेशन। किसके द्वारा हो सकता है, ये वेदरिंग के कारण हो सकता है और इरोजन के कारण होता है। और वेदरिंग इरोजन में बुनियादी एक ही अंतर है, सेडिमेंट्स जो अवसाद जो ठोस पदार्थ यहाँ बना है टूट फूट के कारण, अगर वो यहीं पड़ा है तो वेदरिंग, और बह गया साथ में उड़ गया तो वो इरोजन, राइट। तो कुल मिला के पूर्ववर्ती चट्टानों के ब्रेक डाउन का, टूट फूट की जो प्रक्रिया है उसी को हम डेनुडेशन कहते हैं, इसी को हम डेनुडेशनल प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं डेनुडेशनल प्रक्रियाएं, नंबर 1 वेदरिंग और नंबर 2 इरोजन। वेदरिंग कौन सी हो सकती है, वो फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, वो केमिकल वेदरिंग हो सकती है, वो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो वो सारी प्रक्रियाएं जो पूर्ववर्ती चट्टानों को टूट फूट का, तोड़ फोड़ का, मैकेनिकल ब्रेकडाउन का कारण बनती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम डेनुडेशनल प्रक्रियाएं कहते हैं। और इन डेनुडेशनल प्रक्रियाओं का उत्पाद क्या है, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, सेडिमेंट। तो सेडिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेनुडेशनल प्रोसेसेस। ये एक सरल परिभाषा हो गई, प्रोडक्ट ऑफ वेरियस डेनुडेशनल प्रोसेसेस। आगे समझे, ओके। तो ये जो सॉलिड मटेरियल यहाँ बना था ये तो हो गया क्लास्टिक सेडिमेंट, क्योंकि ये सेडिमेंट कैसे थे, ये खंड खंड थे, खंड खंड थे, इसलिए हम उसको एक और नाम दे सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटल। तो जो क्लास्टिक है वही फ्रेगमेंटल है, वही एक्सोजेनेटिक है, वही एक्स्ट्रावेसाइनल है, वही एलोजेनिक है, और वही डेट्राइटल है। कितने सारे नाम हो गए, सबका अर्थ एक ही है इन सब का अर्थ एक ही है। तो सरल भाषा में जिसको हम क्लास्टिक सेडिमेंट्स कहते हैं या क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, उन सब के लिए हम ये सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, सब समानार्थी। थोड़ा थोड़ा बुनियादी अंतर है, मैं बता दूं, अर्थ सामान्य तौर पर वही है। क्योंकि ये जो चट्टानों के टुकड़े बने थे, कुछ बड़े होंगे छोटे होंगे, इनको जो बड़े हैं तो बोल्डर और कॉबल और पेबल, ये साइज के अनुसार हम क्लासिफाई करते हैं। कुल मिला के ये खंड खंड जो टुकड़े हैं वो सब फ्रेगमेंटल हैं, फ्रेगमेंट प्रकृति के हैं, खंड खंड प्रकृति के हैं, इसलिए हम उसको फ्रेगमेंटल कहते हैं। उस फ्रेगमेंटल का एक दूसरा नाम क्लास्टिक है, राइट। और जो सेडिमेंट्स भौतिक प्रक्रियाओं से बने हैं, भौतिक प्रक्रियाओं से बने हैं, मतलब वो ये भौतिक जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम यांत्रिक कहते हैं या मैकेनिकल कहते हैं, यानी मैकेनिकली रूप से बारिश हुई, बाढ़ आई, ढेर सारा पानी हुआ, चट्टानों में भरा, फ्रोस्ट एक्शन हुई, बर्फ बनी, वॉल्यूम बढ़ा, क्रैक चौड़े हुए और चट्टानें टूटी, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेसेस, राइट। तेज बाढ़ आएगी तो यहाँ जो कुछ भी रास्ते में है वो सब बाढ़ के साथ बह जाएगा, ये है फिजिकल प्रोसेस, राइट। तो जो फिजिकल प्रोसेस है इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। तो जो सेडिमेंट्स भौतिक प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस के कारण बनते हैं, उनको हम एक्सोजेनेटिक कहते हैं, और जो केमिकल या बायोकेमिकल प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं उनको हम एंडोजेनेटिक कहते हैं। तो बुनियादी अंतर है उन किस प्रक्रिया से बने हैं, वो फिजिकल प्रोसेसेस से बने हैं एक्सोजेनेटिक, और वो केमिकल एंड बायोकेमिकल से बने हैं उसको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक। इसी का दूसरा अर्थ भी है
एक्सो का अर्थ होता है बाहर, एक्सो का अर्थ होता है बाहर, और जेनेटिक का मतलब होता है उत्पन्न। तो जो सेडिमेंट्स जहां मिल रहे हैं वहां से बाहर बने हैं, उत्पन्न कहीं और हुए हैं, फिर वो बह के आए और किसी झील में या समुद्र में जमा हुए हैं। तो आज हमें जहां अवसाद व अवसादी चट्टानें मिली हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं, इनकी उत्पत्ति यहाँ नहीं हुई जहां मिल रहे हैं, इनकी उत्पत्ति तो कहीं और हुई है ना, सोर्स तो कहीं और होगा, है ना। तो एक्सो का मतलब ऐसे सेडिमेंट्स जिनकी उत्पत्ति बेसिन के बाहर हुई है, वो एक्सोजेनेटिक, और ऐसे सेडिमेंट्स जिनकी उत्पत्ति बेसिन के अंदर ही हुई है, वो एंडोजेनेटिक। एंडो का मतलब अंदर। आपने देखा दो तरह के जीव होते हैं, एक वो जीव होते हैं जिनका कंकाल स्केलेटन अंदर होता है, ऊपर गोश्त चढ़ा रहता है जैसे हम सब लोगों में, और दूसरे होते हैं केकड़े टाइप के, कछुए टाइप के, जिनके जो कंकाल है वो बाहर होता है, हार्ड कंकाल, और मेन जीव अंदर रहता है। कंकाल का पर्पस होता है बॉडी को सपोर्ट करना और बचाना। तो जितने मॉलस्क हैं, जितने गैस्ट्रोपोड्स हैं, जानते हैं ना मॉलस्क गैस्ट्रोपोड, जो कवच के अंदर शंख वाले जो हैं, जो शंख, तो जो एनिमल है वो तो अंदर रहता है क्योंकि सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं, तो बाहर का जो हार्ड पार्ट है ये उसको बचाता है, राइट। तो जिसमें हार्ड पार्ट्स बाहर हैं, बाहर मतलब एक्सो हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्सो स्केलेटन वाले। और एक दूसरे हम जैसे हैं कि हमारा कंकाल अंदर है, उस पर गोश्त चढ़ा है, बहुत सारी चर्बी चढ़ी है ना, ये हमारा जो कंकाल है वो हमारा अंदर है, वो कहलाएगा एंडो स्केलेटन। तो ये हम बात कर रहे हैं स्केलेटन मतलब कंकाल की बात कर रहे हैं, तो एंडो और एक्सो है, वही चीज ये है। ऐसे सेडिमेंट जिनकी उत्पत्ति बाहर हुई है, बाहर कहाँ, बेसिन के बाहर हुई है, वो एक्सोजेनेटिक, और जिनकी उत्पत्ति बेसिन के अंदर हुई है, एंडोजेनेटिक। एंडो यानी अंदर, जेनेटिक यानी उत्पन्न। समझ में आए? तो हमने पढ़ लिया सेडिमेंट क्या है, और यही जो एंशिएंट सेडिमेंट्स हैं, एंशिएंट मतलब प्राचीन जो सेडिमेंट्स हैं, उन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है, द एंशिएंट सेडिमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एंशिएंट शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि पहले बने होंगे तो अनकंसोलिडेटेड होंगे, बिखरे बिखरे रेत की तरह होंगे, फिर एक के ऊपर एक जमा होते गए, ढेर होता गया, तो नीचे वाले जो सेडिमेंट्स थे वो दबाव के कारण आपस में बंध गए। देखा होगा आपने, घरों में लड्डू बनाते हैं तो पहले तो थाली में वो सब बिखरा रहता मटेरियल, बेसन और शक्कर और जो कुछ भी डाला है, फिर हम क्या करते हैं, हम तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, क्या कर रहे होते हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं। ये कॉम्पैक्शन नेचर में अपने आप होता है, ऊपर के वजन के कारण नीचे के जो सेडिमेंट्स हैं वो आपस में पास आते हैं और बंध जाते हैं। तो ये जो बंधे हुए सेडिमेंट्स हैं उसी को हम कहते हैं, कंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स हैं उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक में बुनियादी अंतर किस बात का है? कंसोलिडेशन का। सेडिमेंट्स आर मोस्टली अनकंसोलिडेटेड एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसोलिडेटेड। इसलिए जो जितने पुराने सेडिमेंट्स होंगे वो आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे वजन के कारण या सॉल्यूशन के कारण या सीमेंट के कारण आपस में बंधे जाएंगे। तो जो बंधे हुए सेडिमेंट्स हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक, आगे अर्थ समझ में, सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक में क्या अंतर है? तो हाँ, अब कौन सा बचा? डेट्राइटस। डेट्राइटस अभी हमने नाम दिया था, याद है? डेट्राइटस मतलब सेडिमेंट यानी डेब्री। तो एक शब्द होता है नेशन, राष्ट्र, अंग्रेजी की भाषा में कहें तो ये एक नाउन है, राइट। और यदि हम इसमें AL लगा देते हैं, AL, तो ये बन जाता है राष्ट्रीय। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया, अब ये हो गया एडजेक्टिव, राइट। नेशन से नेशनल बनाना, राष्ट्र से राष्ट्रीय बनाना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में। तो डेट्राइटस से अस हटा के हमने अल लगा दिया, अब ये बन गया विशेषण। तो जो डेट्राइटस से बनी है वो डेट्राइटल, और डेट्राइटस क्या है? मलबा, सेडिमेंट, ठोस मटेरियल, इसलिए इन्हीं को हम डेट्राइटल भी कहते हैं। तो डेट्राइटस नहीं कहेंगे, डेट्राइटस तो नाउन हो गया। आगे हमें क्या लगाना है? सेडिमेंट। तो सेडिमेंट नाउन है, और नाउन से पहले हमें बताना है कौन से सेडिमेंट जो डेट्राइटस से बने हैं, तो कहलाएंगे डेट्राइटल सेडिमेंट्स, राइट। हाँ, एक और
ये और मैं बता दूं, एलोजेनिक एलो का मतलब होता है एल्सवेयर और जेनिक का मतलब उत्पन्न। तो ऐसे सेडिमेंट्स जिनकी उत्पत्ति एल्सवेयर हुई है, एल्सवेयर का मतलब अन्यत्र कहीं, तो एलो मीन्स एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब अन्यत्र कहीं। तो ये एल्सवेयर किसके संदर्भ में है? बेसिन के संदर्भ में, द्रोणी के संदर्भ में, जहाँ सेडिमेंट्स जमा होते हैं। तो ऐसे सेडिमेंट्स जिनकी उत्पत्ति अन्यत्र कहीं हुई है, एलो हुई है, ऐसे सेडिमेंट्स को हम एलोजेनिक कहते हैं। जेनिक का मतलब उत्पन्न, राइट। तो इसका उल्टा हो जाएगा आर्थीजेनिक। तो आर्थी का अर्थ होता है इन सिटू, या इसको हम इन सिचुएशन भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको जल्दी भाषा में इन सिटू सेडिमेंट्स कहते हैं। तो इन सिटू को हिंदी में कहते हैं स्वस्थाने, स्वस्थाने, इन सिचुएशन मतलब जहां मिल रहे हैं, वहीं बने हैं, वो इन सिटू हैं। और ऐसे सेडिमेंट्स को हम कहते हैं आर्थीजेनिक, राइट, समझ आया? आर्थीजेनिक। तो आर्थी सेडिमेंट्स वो हैं जिनकी उत्पत्ति वहीं हुई है जहां मिल रहे हैं, वो आर्थीजेनिक। जिनकी उत्पत्ति वहां नहीं हुई है जहां मिल रहे हैं, एलोजेनिक। तो सारे क्लास्टिक सेडिमेंट्स एलोजेनिक होते हैं और सारे नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स आर्थीजेनिक होते हैं। अब एक एक एग्जांपल समझ लें, कौन सी ऐसी रॉक हैं जो आर्थी कैटेगरी में आएंगी और कौन सी ऐसी हैं जो एलो में आएंगी, बता सकते हैं? जितने कॉन्ग्लोमरेट हैं, ब्रेसिया हैं, सैंडस्टोन हैं, शेल हैं, आर्कोज हैं, ग्रेट हैं, ग्रेवेक हैं, ये सब क्लास्टिक है। जितने लाइमस्टोन हैं, डोलोमाइट है, फास्फोराइट है, फॉस्फेट हैं, सॉल्ट हैं, ये सारे के सारे इवापोरेट्स हैं, इवापोराइट्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? आर्थीजेनिक है। यही नॉन क्लास्टिक है, राइट। तो इनका एनालिसिस जो हम करते हैं, इसमें जो कुछ भी एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू एनालिसिस, इनसॉल्युबल रेसिड्यू एनालिसिस। और इनमें जो हम एनालिसिस करते हैं उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनालिसिस, जो आज हमारा टॉपिक है, मैकेनिकल एनालिसिस, राइट। अब हम आ गए टॉपिक पर, मैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है, किस में किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो चूंकि दो तरह के सेडिमेंट्स हैं, तो उन दो तरह के सेडिमेंट्स में दोनों की उत्पत्ति अलग है, दोनों के टेक्सचर अलग है, विशेषताएं अलग हैं। मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो एनालिसिस, जो विश्लेषण हम क्लास्टिक सेडिमेंट्स में करते हैं, जिसमें खंड खंड टुकड़े होते हैं, कुछ टुकड़े बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ छोटे होते हैं, तो कुछ बहुत छोटे होते हैं, राइट। इस एनालिसिस को हम कहते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। और वो जो नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स हैं, जो नॉर्मली कार्बोनेट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसमें कितना क्लास्टिक मटेरियल की मिलावट है, उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू एनालिसिस। यानी हम लाइमस्टोन को एसिड में डाल दें तो बहुत सारा तो कार्बोनेट, तो बबल्स, बुलबुले निकलेंगे, तो CO2 तो सब निकल जाएगी, राइट। तो CaO, CO2 ये तो दो निकल गए। अब उसमें कितनी मिलावट थी, कितनी रेत है, कितनी गिट्टी है, कितना क्ले है, ये जो मिलावट है वो नीचे पेंदे में छूट जाएगी। तो जो नीचे बच गया उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब अवशिष्ट, जो बचा कुचा है। तो जो एसिड डाइजेशन से बच गया वो कहलाता है रेसिड्यू। और यही वो रेसिड्यू है जो इनसॉल्युबल है, मतलब अघुलनशील है, जो एसिड में भी नहीं घुला, इसलिए हम उसको कहते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू एनालिसिस। आगे समझ। तो इनसॉल्युबल किस में हम करेंगे? नॉन क्लास्टिक, तो नॉर्मली कार्बोनेट से रिच होती हैं, क्योंकि उसमें मेजर पोर्शन जो कार्बोनेट का है वो तो बबल बन के निकल जाएगा। उसमें कितना क्लास्टिक कंटेंट है, अब ये हम क्यों करते हैं? जितना ज़्यादा क्लास्टिक कंटेंट होगा उतना ही वो समुद्र लैंड के पास होगा। नदियाँ आ रही हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, रेत बह के आ रहे हैं, और समुद्र में बीच बीच में सॉल्ट हैं, तो कार्बोनेट भी बन रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये बताने के लिए वो किस नेचर के हैं, उसमें कितना क्लास्टिक कंटेंट है, कितना वो उपयोगी लाइमस्टोन है या अनुपयोगी लाइमस्टोन है, वो एनालिसिस हम करते हैं इनसॉल्युबल रेसिड्यू एनालिसिस में। आगे बढ़े, बोर तो नहीं हो रहे?
आ जाते हैं मैकेनिकल एनालिसिस पर। इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, ग्रेनुलोमेट्रिक। दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये एनालिसिस का अर्थ क्या निकल रहा है, मैकेनिकल का मतलब जो हम मैकेनिकली तौर पर करते हैं। देखो घरों में हम गेहूं साफ करते हैं तो सूपड़ा में लेते हैं, ये करते हैं और बीनते करते हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल। घरों में चलनियाँ से नहीं छानते हैं, बारीक बारीक चीज़ें नीचे निकल जाएं और काम की चीज़ें ऊपर हैं, या काम की चीज़ नीचे है तो अलग करना, ये हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, राइट। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सेडिमेंट्स में जो कणों का आकार है, जो ग्रेन साइज है, उसको विभाजन करना है अलग अलग, जिसमें मैदा अलग हो जाए, आटा अलग हो जाए, रवा अलग हो जाए जिसको सूजी कहते हैं, और दलिया अलग हो जाए, यही हुआ ना। तो इस तरह से वो जो पूरा सेडिमेंट है जिसमें कुछ दलिया है, कुछ उसमें सूजी है, कुछ उसमें आटा है और कुछ मैदा है। किस बात का फ़र्क है इन चीज़ों में, ग्रेन साइज का। तो कणों के आकार पर किसी सेडिमेंट को, जो बिना छटे हुए सेडिमेंट्स हैं उनको कणों के आधार पर विभाजित करना, एक पर्टिकुलर साइज के आधार पर विभाजित करना, इस विभाजन को ही हम मैकेनिकल एनालिसिस कहते हैं और इसी को हम ग्रेनुलोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो नेचर में से नदी के किनारे में से हम 1-2 किलो 5 किलो रेत ले आए और हमने उसको छान लिया, अलग अलग छन्नी लगा के। हमें मालूम है इस छन्नी के छेद इतने बड़े हैं तो इससे बड़े साइज वाले ऊपर रह जाएंगे, इसके नीचे वाले नीचे चले जाएंगे। हमने और छोटे छेद वाली छन्नी लगा दी तो उससे बड़े वाले ऊपर रह जाएंगे, छोटे वाले नीचे चले जाएंगे। और ऐसे कई छन्नियाँ लगा दी हमने अलग अलग साइज की। तो हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। किसका, बिना छटे हुए सेडिमेंट्स थे उनको एक साइज के आधार पर हमने क्लासीफाई कर दिया। तो सेडिमेंट का उनके साइज के आधार पर इस तरह से विभाजन करना, इस तरह से वर्गीकरण करना, इस तरह से अलग अलग करना, इस प्रक्रिया को ही, इस विश्लेषण को ही, इस एनालिसिस को ही हम मैकेनिकल एनालिसिस कहते हैं। इसी को हम ग्रेनुलोमेट्रिक कहते हैं। ग्रेनुलो मीन ग्रेन साइज के आधार पर विभाजन करना। आगे कॉन्सेप्ट समझ में क्या कर सकते हैं हम। अब हम आ जाते हैं इसकी मेथोडोलॉजी पर।